दोस्तों एलटी ग्रेड जैसे प्रवक्ता के मॉक टेस्ट में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर लगातार मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। बताना है आपको कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी प्रायः दूध यानी कि मिल्क द्वारा फैलती है। क्षय, पीलिया, डिप्थीरिया या फिर हैजा। और दोस्तों अगर आपने यहाँ पर गेस कर लिया है कि आपका जो आंसर है वो कौन सा है, अगर आपने गेस किया है विकल्प ए क्षय, जिसको आप टीबी भी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, तो आप बिल्कुल सही हैं। यही आपका आंसर है विकल्प ए। दोस्तों आपको बता दें कि क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, लाल बुखार जिसको क्या कहते हैं स्कारलेट फीवर, और मियादी बुखार जिसको कहते हैं आप टाइफाइड फीवर, यह सभी मिल्क के द्वारा ही फैलता है। जो पशु बीमार होता है जिसमें इसके बैक्टीरिया होते हैं तो बस वहीं से ये चीजें जो है ना वो मनुष्य में, मानव में संचालित हो जाती हैं। तो कौन सा जानवर क्षय रोग, लाल बुखार या फिर मियादी बुखार से पीड़ित है, इसकी जांच के लिए जो टेस्ट होता है इस टेस्ट को कहते हैं ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट। क्या कहते हैं? ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये बताइए आप कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। आसान सा प्रश्न है लेकिन गलत कर देते हैं लोग। एग्जैक्टली देखा जाए ना तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये तीनों की खोज कब हुई और किसने की, ऐसे प्रश्न बहुधा पूछे जाते हैं। और मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं, तो बार बार तो बताना ठीक नहीं होगा क्योंकि वीडियो को लंबा हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी टेस्ट आपको छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पर आपको बताना न्यूट्रॉन, आप देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये आपका नाभिक होता है, न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है नेगेटिव होता है, ये तो आप जानते ही हैं। नाभिक में जितने इलेक्ट्रॉन बाहर रहेंगे उसके बराबर क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है। प्रोटॉन पर क्या होता है, बराबर में प्लस होता है। लेकिन यहीं पर न्यूट्रॉन भी, जिन पर कोई भी आवेश नहीं होता, ये भी यही नाभिक में ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन या टॉमसन के द्वारा की गई थी, ठीक है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है, रदरफोर्ड ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहीं से प्रश्न अक्सर बन जाते हैं। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई थी, जेम्स चैडविक, ऑप्शन सी करेक्ट है। लेकिन मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड और मैक्स प्लैंक का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, ये हमारा उत्तर हो गया। नाभिक की खोज किसने की थी, ये जो मैंने आपको पढ़ाया था नाभिक, तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, ठीक है। और मैडम क्यूरी, इन्होंने खोज की थी पोलोनियम की, ठीक है। पोलोनियम क्या है, ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, ठीक है। और क्वांटम सिद्धांत ये खोजा था मैक्स प्लैंक ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार रिपीटेड है। अगर आपने पीवाईक्यूज किए हैं तो आप तुरंत बता भी लेंगे और आपको पता भी होगा कि यह प्रश्न कम से कम 50 बार तक पूछा गया है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था, तो 1956 इसका उत्तर है, विकल्प डी इसका है। लेकिन व्याख्या ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार ना पॉइंट आ जाता है। जैसे कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। कब? 1953 में। अब ये जो फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, उसमें फजल अली जो थे ये अध्यक्ष थे। अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पणिक्कर। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है, ठीक है। यद्यपि आयोग ने क्या कहा कि 16 राज्य और 3 राज्य क्षेत्रों के गठन का सुझाव दिया गया था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत क्या किया गया कि 14 राज्य बनाए गए, 5 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया था। तो 1956 ही आपका यहाँ पर आंसर है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बताइए कि जापान का जो होन्शु द्वीप है ये किसके लिए जाना जाता है, कोयला के लिए, लौह एस के लिए, तेल के लिए या फिर हीरे के लिए। तो जापान का होन्शु द्वीप, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। होन्शु द्वीप जाना जाता है कोयला, लौह एस, तेल और हीरा में। तो दोस्तों इस आपका उत्तर बनेगा तेल के लिए, ठीक है। ये जो होन्शु द्वीप है कहाँ पर स्थित है, जापान में। इसका अधिकतर भाग जो है ना पहाड़ी है, इसमें बहुत से ज्वालामुखी हैं और यहाँ पर आपको तेल के साथ साथ जस्ता भी मिलेगा और तांबा भी मिलेगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन बताइए कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लोअर पीसीएस में भी ये प्रश्न कई बार आया है। तो गवर्नर जनरल, वो गवर्नर जनरल जिसको क्या कहते थे, स्थानीय स्वशासन का पिता। तो लॉर्ड वेलेस्ली को तो कहेंगे नहीं, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन। तो सही जवाब विकल्प डी हो गया, लॉर्ड रिपन। अब ये जो लॉर्ड रिपन था ना, इसके समय में अगर आप देखेंगे तो कई सारे कार्य हुए हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ था, 1881 में जो आपकी 10वीं जनगणना हुई थी उसकी शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय में ही हुई थी, 1881 से, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए स्वशासन की शुरुआत होती है 1882 में, लॉर्ड रिपन कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। अब जो प्रमुख कार्य हैं उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पर लगा दी है। जैसे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति होती है 1882 में, ठीक है। 1882 में ही जो जब स्वशासन की शुरुआत होती है तो उसी साल जो प्रेस एक्ट था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, उसको खत्म किया गया। उसके पहले फैक्ट्री एक्ट, प्रथम फैक्ट्री एक्ट का अस्तित्व आया था 1881 में। प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में।
स्कूली शिक्षा के लिए हंटर कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी नियुक्ति की गई थी 1882 में। इल्बर्ट बिल विवाद 1882 और अकाल संहिता की स्थापना हुई थी कब? 1883 1883 में। ये सारे जो काम हुए, ठीक है, सभी महत्वपूर्ण हैं और सारे के सारे काम रिपन के कार्यकाल में हुए थे, ये सब याद रखिए। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? 1935 में भारत शासन अधिनियम आपको याद आ रहा होगा। तो 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा? बताइए फटाफट। नेहरू ने किया था क्या? गांधी ने? जेपी नारायण? जी हाँ, ऑप्शन डी एम.एन. राय के द्वारा 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने लिन-लिथिगो प्रस्ताव, इसी लिन-लिथिगो प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है, जो कि आया था कब? 1940 में आया था। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 या लिन-लिथिगो प्रस्ताव में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा के गठन का विचार करने पर बात कही थी, लेकिन इसमें कोई दम था नहीं। इसके बाद आता है आपका क्रिप्स प्रस्ताव। कब आया था? 2 साल के बाद 1942 में। तो क्रिप्स प्रस्ताव में सर्वप्रथम भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं जो कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी के लिए जो प्रतिनिधि होते हैं, उनके लीडर होते हैं, उनके लिए आरक्षित है? 39, 85, 109 या फिर 131। सही जवाब विकल्प डी में है। ठीक है, 131 सीटें। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर कि इसमें जो 84 सीटें हैं, ठीक है, यह एससी के लिए हैं और एसटी के लिए कितनी है? 47 है। ध्यान दीजिएगा, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 330। इसी अनुच्छेद में एससी और एसटी के लिए जो स्थान है, उनके आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों यानी कि एससी और एसटी के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 330 में है। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए कि अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो अलाई दरवाजा किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इसे अगर आपको देखना है तो आप कहाँ पर जाएंगे? अलाई दरवाजा क्या आप हुमायूं टॉम में आप इसे देख पाएंगे क्या? नहीं। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स में देख पाएंगे क्या? नहीं। तो अलाई दरवाजा देखना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, लाल किला परिसर? नहीं, कुतुब मीनार में जाना पड़ेगा। ये तस्वीर आप कुतुब मीनार गए हैं ना, तो ये देखेंगे आप, तो ये आपका कुतुब मीनार है और यहीं पर आपको ये अलाई दरवाजा दिखाई देता है। ठीक है, इसे बनवाया किसने था? इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था 1305 के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? खैर अभी भी वही नदी है। विजयनगर राज्य आपको पता है ना, हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी अपने पिता संगम के नाम पर और ये वंश संगम नाम से आगे चला था। तो विजयनगर राज्य किस नदी के तट पर स्थित है बताओ? गंगा नदी तो वहाँ पहुँचती ही नहीं है, कावेरी नदी ये भी नहीं है, फिर तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा ही है। ठीक है, तुंगभद्रा ही है। तो विजयनगर राज्य तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर है। स्थापना हुई थी 1336 में। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, इनके पिता का नाम था संगम और इन्हीं के नाम पर यह संगम वंश कहलाया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः अनेगुड़ी या अनेगोंडी, फिर विजयनगर हुई, फिर पेनुगोंडा हुई और फिर चंद्रगिरी। हम्पी जो था, हम्पी विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी रख दिया गया है, यानी कि हस्तिनावती। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताइए कि भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर केवल प्रश्न है, विकल्प ही नहीं है। तो पहले ये समझिए आप कि ये जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है, क्या राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन, तो इसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था, ये प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ये नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर जो विकल्प है 1700 ही दिया गया है सभी विकल्पों में, मतलब स्थापना बहुत पहले हो गई थी। और एग्जैक्ट जो इसमें है वो है सी, 1767 में इसकी स्थापना हुई थी। 1767 में भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्थापित किया गया था। यह भारत का नक्शा बनाने और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? द रिवर बेसिन विच इज कॉल्ड रूर ऑफ इंडिया इज दामोदर, हुगली, गोदावरी या फिर स्वर्णरेखा। तो आपको बताना है। अब यहाँ पर इसी नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक भी कहते हैं। अब आपको याद आ जाएगा। भारत का रूर कहा जाता है दामोदर को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही है। दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक भी कहते हैं। यहाँ पर गोदावरी, हुगली, स्वर्णरेखा ये सब गलत है, दामोदर आपका सही आंसर है। तो दामोदर नदी बेसिन को प्रदूषण के कारण भारत का रूर कहा जाता है। तो देखो दामोदर नदी यह छोटा नागपुर की पहाड़ियों से 610 मीटर की ऊंचाई से निकलकर लगभग 290 किलोमीटर झारखंड में प्रवाहित होने के बाद आती है वेस्ट बंगाल में और यहाँ पर 240 किलोमीटर प्रवाहित होकर हुगली नदी में जाके मिल जाती है। हुगली में जाके ये मिल जाती है। पहले दामोदर नदी अपने बाढ़ों के लिए कुख्यात थी, तो इसे ही बंगाल का शोक कहा जाता था।
ठीक है। तो दामोदर नदी को याद रखना, दामोदर नदी को पहले बंगाल का शोक कहते थे और अब इसे क्या कहते हैं, भारत का रूर, भारत का रूर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था। बात यहाँ पर क्या हो रही है, यूजीसी के बारे में बात हो रही है। यूजीसी का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था, मुदालियर आयोग, जी नहीं दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, सर्जेंट आयोग, ना तो कोठारी ना तो सर्जेंट, सही है इसका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। तो भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, यह केंद्रीय सरकार का उपक्रम है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है। यह आयोग विश्वविद्यालयों को मान्यता भी देता है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी गई थी और इसके तहत देश में शिक्षा की आवश्यकताओं और उनमें सुधार पर काम करने पर विचार किया जाता है। यूजीसी के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसमें कुछ नई बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बस आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो यूजीसी का गठन हुआ था 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की जो मतलब उन्होंने रिकमेंडेशन था उसके आधार पर किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है, कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। विच प्लेट्यू इज नोन एज द मिनरल हर्ट लैंड ऑफ इंडिया, भांडेर पठार या फिर छोटा नागपुर पठार, डेक्कन पठार, तिब्बती पठार। सही जवाब इसका विकल्प बी है। ये छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है इसी को कहते हैं मिनरल हर्ट लैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत का वह पठार जो खनिजों के दिल के देश या खनिज हृदय स्थल के रूप में जाना जाता है कौन सा है, छोटा नागपुर पठार है। यह पठार कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक और बॉक्साइट जैसे विविध और प्रचुर खनिज संसाधनों से समृद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में बात हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका जो उत्पत्ति स्थल है कौन सा है। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विच काज रेन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया ओरिजिनेट इन काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर है आपका विकल्प सी, भूमध्य सागर, ठीक है, मेडिटेरियन सी। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है जिसकी उत्पत्ति स्थल जो है ये भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी होता है। ध्यान देना कि भूमध्य सागर में जो तूफानी हवाएं चलती हैं उनको ही पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है और उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवाती विक्षोभ शीत ऋतु में वर्षा करती है जो रबी की फसल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें तेज हवाओं के चलने से गरज के साथ वर्षा होती है, कभी कभी गेहूं की फसलें जो है लोट भी जाती हैं, लोटे का मतलब है ना गिर जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है, कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा या फिर असम। कहाँ पर सबसे अधिक जो है वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका जवाब होना चाहिए विकल्प बी, ठीक है, विकल्प बी, महाराष्ट्र। तो सूती वस्त्र उद्योग देश का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा उद्योग है। ध्यान देना कि रेलवे के बाद सर्वाधिक रोजगार कहाँ पर है, सूती वस्त्र उद्योग में ही है, ठीक है। भारत में सूती वस्त्र की पहली आधुनिक मिल 1818 में बंगाल के फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित की गई थी जो कि असफल रही थी। ध्यान देना कि 1818 में इसे कहाँ पर, बंगाल में स्थापित किया गया था, फोर्ट ग्लोस्टर में, लेकिन ये कंपनी चल नहीं पाई। इसके बाद इसका जो पहला सफल कारखाना था 1854 में बंबई में खोला गया था। और किसने खोला था इसे खोला था डाबर नाना भाई ने, ठीक है, और ये सफल रहा, बहुत सफल रहा। भारत में प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, मुख्य रूप से तो महाराष्ट्र है पहले स्थान पर, गुजरात भी है और तमिलनाडु भी है, ठीक है। और मुंबई में सर्वोत्तम स्तरीय मिश्रित सूती वस्त्र उत्पादन होता है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, भारत का बोस्टन। क्यों भारत का बोस्टन, क्यों, क्योंकि सबसे अच्छे क्वालिटी का जो कॉटन बनता है, कॉटन क्लोथ, सूती वस्त्र, वो कहाँ पर बनता है, मुंबई में बनता है। और मुंबई को कहते हैं भारत का बोस्टन, पूरे महाराष्ट्र को नहीं कहते। महाराष्ट्र तो स्थान में पहला स्थान है, लेकिन बोस्टन कहेंगे इसे मुंबई को ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कि रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। यानी कि रास बिहारी बोस ने एक संगठन बनाया था भारतीय स्वतंत्रता लीग। कह रहे हैं कि यही संगठन आगे चलकर क्या बना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था क्या, नहीं। भारतीय राष्ट्रीय फौज बनी थी क्या, जी हाँ दोस्तों यही बनी थी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो जापान में रह रहे क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने जून 1942 ईस्वी के बैंकॉक सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। आजाद हिंद फौज का सबसे पहले विचार कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए थे और 5 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज की कमान किसको सौंप दी, जी हाँ सुभाष चंद्र बोस जी को। आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी टेम्परेरी भारत सरकार की स्थापना भी की थी। अतः रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय राष्ट्रीय फौज संगठन का एक अग्रदूत मानी जाती है, ठीक है। ये देखिए तस्वीर, जंगे आज़ादी में देश और बाहर से कोशिश करने वाले रास बिहारी बोस का जन्म हुआ था 1886 में 25 मई को। इन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण काम किए हैं, जैसे कि भारत में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या में नाकाम रहने के बाद उन्हें कई दिनों तक छिपा रहना पड़ा था।
गदर रेवोल्यूशन के प्रमुख आयोजकों में शामिल रहे। जापान गए, वहाँ से देश की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। रासबिहारी बोस के सांगठनिक ढांचे के आधार पर ही सुभाष चंद्र बोस ने बाद में आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। जापान सरकार ने इनको ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से भी नवाजा था। बहुत उपलब्धियां हैं इनकी। हालांकि होते हैं ना, कुछ लोग हिट हो जाते हैं, कुछ लोग अंडररेटेड रहते हैं, तो बस वही चीज़ यहाँ पर भी है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी। सही जवाब है B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो यहाँ पर B.R. अम्बेडकर सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो प्रथम जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में 7 सितंबर को स्टार्ट होता है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में होता है। तो पहला 30, दूसरा 31, तीसरा 32 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलितों की ओर से B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया था, ये आप याद रखना। ठीक है, सबसे बड़ी जो अंतःस्त्रावी ग्रंथि है कौन सी है? द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज, कौन सा है? अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज, अवॉटो ग्रंथि दैट इज थायराइड, पीयूष ग्रंथि दैट इज पिट्यूटरी, या फिर टेस्टिस। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो अंतःस्त्रावी ग्रंथि है यह आपका थायराइड होता है। और थायराइड जो है ये आपके गले में ही होता है, श्वास नली की दोनों तरफ। और इसमें 2 हार्मोन्स थायरॉक्सिन T4 और ट्राईआइडोथायरोनिन T3 और T4, ये जो 2 हार्मोन्स हैं ये कौन निकालता है? थायराइड निकालता है। ये हार्मोन्स शरीर की मेटाबॉलिक गतिविधियों को तेज करके शरीर की गतिशीलता बनाए रखते हैं। इसलिए होता है ना, कभी कभी कुछ लोग बहुत दुबले होने लगते हैं, बहुत मोटे होने लगते हैं, तो लोग कहते हैं आपका थायराइड गड़बड़ हो गया है। तो भगवान ने कहा थायराइड गड़बड़ हो, बहुत बुरी बीमारी होती है। नेक्स्ट है मुख्य रंग कौन कौन से हैं? विच आर द प्राइमरी कलर्स? देखो बहुत लोग यहाँ पर ना गड़बड़ होंगे, लाल, हरा, नीला, पीला। ठीक है, तो यहाँ पर ना नीला तो है, लेकिन जो आपका पीला है ना वो प्राइमरी में नहीं आता है। तो जहाँ जहाँ पर पीला है उसको हटा दीजिए। लाल, हरा, नीला जहाँ पर हो वो आपका सही है, तो विकल्प डी आपका करेक्ट है। रेड, ग्रीन और ब्लू RGB यही होते हैं आपके प्राइमरी कलर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा। खाना बनाने के गैस में 90% से अधिक कौन सी गैस रहती है? ब्यूटेन, मेथेन, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड। तो भाई साहब हीलियम से और सल्फर डाइऑक्साइड से तो आग लग जाएगी। मेथेन ज्वलनशील है लेकिन ये होती नहीं है, ब्यूटेन रहती है। और ब्यूटेन भी केवल 60% ही रहती है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रहता है? प्रोपेन रहती है और ब्यूटेन रहती है। 60% ब्यूटेन रहती है, 40% प्रोपेन होती है। नेक्स्ट, अल्जाइमर रोग ये किससे से संबंधित है? अल्जाइमर रोग कहाँ पर होता है? किडनी में होता है क्या? आँख में होता है? ब्रेन में होता है? तो दोस्तों ये होता है आपके दिमाग में। जब उम्र 45 से ऊपर जाने लगे तो आपको ना अपने दिमाग का ख्याल रखने की जरूरत होती है। स्टडी कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए, बार बार रील्स नहीं देखना चाहिए। रील्स तो पक्का आपको अल्जाइमर का बीमार बना देगा। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं। आप पढ़ते खूब हैं लेकिन आपको याद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? आपने 1 सप्ताह के लिए रील देखना बंद कर दो। नो रील आए उसको हटा दो, आप देखेंगे चीज़ें आपको याद रहने लगी हैं। एग्जैक्टली क्या है यहाँ पर सिनेरियो? रील की टाइमिंग होती है 30 सेकंड, कुछ रील 10 सेकंड की होती है। अब आपने अगर आधे घंटे 30 मिनट भी आपने रील देखा तो इतनी टाइमिंग में आप कम से कम पक्का मान चलिएगा कि 100 रील देख लेंगे। ठीक है, और 100 रील यानी कि 100 इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जाएगा। आपका दिमाग कोई जो है मतलब मेमोरी कार्ड नहीं है कि सब रिकॉर्ड कर लेगा। यहाँ पर केवल सूचनाएं एक दूसरे को धक्का मारेंगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो जरूरी आपने पढ़ा था ना उसको भी धक्का मार के लोग बाहर कर देंगे। चल दिमाग को साफ कर, यहाँ पर कचरा बहुत आ रहा है। तो कचरा दिमाग में मत भरिए मेरे दोस्तों, ये दिमाग है, इसे बिल्कुल मंदिर की तरह साफ रखिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क को इंग्लिश में ओर कहते हैं, ORE, ओरे। और तो बताना है आपको कि एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क ओर का नाम क्या है? बॉक्साइट है क्या? कैल्साइट, कैलेमाइन, गैलेना। सही जवाब तो विकल्प ही है, बॉक्साइट आपको पता ही है। बताइए कि धावन सोडा किसका साधारण नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा ये कहते हैं किसको? कैल्शियम कार्बोनेट को या फिर सोडियम कार्बोनेट को। तो धावन सोडा जो होता है दोस्तों, इसको आप सोडियम कार्बोनेट NaCO3.10H2O इसका उपयोग कपड़ा धोने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो आपका ब्लड है, आपके ब्लड का pH क्या होता है? आपको पता है ना कि pH वैल्यू, pH स्केल होता है 7 से कम होता है तो क्या होता है? एसिडिक हो जाता है, और 7 से अधिक होता है तो क्या होता है? बेसिक हो जाता है। आपके ब्लड का जो pH है कितना होता है? 7.4 होता है। तो हम स्लाइटली बढ़ रहे हैं बेसिक की ओर। बेसिक को अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं क्षारीय। अंग्रेजी में बेसिक होता है, हिंदी में क्षारीय। तो रक्त का pH 7.4 और हमारा ब्लड कैसा होता है? बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिटी स्कैनिंग उपयोग में मतलब जो सिटी स्कैनिंग होती है ना, इसमें क्या उपयोग होता है? अल्ट्रासाउंड वेव्स, एक्सरेज, गामा किरणें। तो हम सिटी स्कैनिंग करवाते हैं, सिटी स्कैनिंग होती है। इसमें क्या प्रयोग में लाया जाता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है। तो क्या इसमें प्रयोग में लाते हैं? एक्सरेज, जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा और रोगों का पता लगाया जाता है। तो सिटी स्कैन में एक्सरे का प्रयोग किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत पहले वायसराय को
गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था? आपको याद ही होगा। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था? 1930 में स्टार्ट हुआ था। तो उसके पहले वायसराय को गांधी जी ने जो 11 सूत्री चेतावनी दिया था, उसी के बारे में ये प्रश्न है। 3 बिंदु हैं, क्या सही है? रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो इनमें से कौन सा सही है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका विकल्प बी है, ठीक है, मतलब 2 और 3 सही है। पहला वाला से कोई मतलब नहीं था। भू राजस्व में 50% की कमी की बात की गई और राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की बात की गई थी, ठीक है, और ये बात मानी नहीं गई, तो फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था 1930 में। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित करके सरकार के समक्ष यह 11 सूत्री मांगे रखी थी। और इसके बाद यहाँ पर जो ये 11 सूत्री मांगे हैं, इनको आप फिर से जान लीजिए। कहा गया कि भू राजस्व में 50% की कमी कर दी जाए, उसको आधा कर दिया जाए, राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए, डाक आरक्षण बिल पास किए जाए, नमक कर समाप्त किए जाएं एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए, तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए, रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं तथा विदेशी कपड़ों को आयात नियंत्रित किया जाए, रुपए विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस की जाए, जो रुपए की विनिमय दर है उसको घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस की जाए, सिविल सेवाओं और सेना के व्यय में 50% की कमी की जाए, नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगनी चाहिए, CIT विभव पर सार्वजनिक नियंत्रण हो या उसे खत्म कर दिया जाए, और अंतिम था कि शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का लाइसेंस भी मिलना चाहिए। तो यह 11 मांगे थी जो कि गांधी जी ने रखी थी अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले, लेकिन मांगे मंजूर नहीं हुई थी। दोस्तों अब बाकी जो प्रश्न हैं करंट के हैं। बताइए कि किस राज्य को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है? पूर्णतः डिजिटल की बात हो रही है यहाँ पर। तो दोस्तों ये है आपका कौन सा? केरल, विकल्प ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 सस्टेनेबल पावर 1404 नामक अपना सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शन डी करेक्ट है, ईरान ने स्टार्ट किया है। मीठी नदी किस शहर से होकर बहती है जिसकी चर्चा आजकल अखबारों में है? दोस्तों ये बहती है मुंबई से होकर, विकल्प सी करेक्ट है। खबरों में आम रही बिहार झील, बिहार झील ये कहाँ पर मिलेगी आपको? बिहार में क्या? नहीं, ये मिलेगी आपको फिर से मुंबई में। अब ये जो बिहार झील है और ये जो आपकी मीठी नदी है चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ना आपको पता ही है, यह बम्बई के प्रमुख झील है जो आपकी ये झील बिहार झील, और मीठी नदी प्रमुख नदी है। लेकिन मीठी नदी को बम्बई में ना क्या कर दिया गया है? कचरा बहाने वाली नदी बना दिया गया। तो बस इसी को लेकर अब चर्चाएं चल रही हैं। ये चरम पर पहुंच चुका है, मतलब सारे मुंबई का कचरा इसी मीठी नदी से बहाया जा रहा है, ठीक है, तो चर्चा में तो रहना भी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताना है आपको कि थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य। तो दोस्तों ये मिलेगा आपको केरल में, ठीक है, विकल्प डी करेक्ट है। अब आपको ये बताना है कि थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य चर्चा में क्यों है? बताना फटाफट। ये चर्चा में तभी मैंने प्रश्न आप लोगों के सामने रखा है। और अब यहाँ देखो आपके लिए भी एक प्रश्न है, बहुत ही सरल है। आपको ये बताना है कि अभ्यास मैत्री नामक अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? थाईलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम। तो मैत्री नामक अभ्यास भारत किस देश के साथ मिलकर करता है? कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है, आप उसमें कमेंट करिए, बताइए। और बाकी अगर कमेंट में कोई भी दुविधा है, सवाल है, तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा जरूर। हाँ दोस्तों, अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगी है तो आपसे पुनः निवेदन करूँगा कि इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।